हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट एग्जाम के लिए लेवल 2 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूं। और इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने 23 जुलाई 2022 वाला पेपर सॉल्व करवाया था। यानी 23 जुलाई 2022 वाले पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवाया था। ये जो पेपर है ये 24 जुलाई 2022 वाला है। तो इसमें जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 के लिए मैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है? यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। पहला है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा है, यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध है। तीसरा है, इसका क्षेत्र सीमित है। और चौथा है, इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। तो मूल्यांकन जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्रभावशीलता का पता लगाने की प्रक्रिया है, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है। तो इसमें जो कथन गलत है वह हमें बताना है। तो यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध है, ये भी सही है। तथा इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है, ये भी सही है। लेकिन इसका क्षेत्र सीमित है, ये कथन सही नहीं है। और यही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। पहला विकल्प है बेकेलाइट, दूसरा है मेलामाइन, तीसरा है पॉलीथीन और चौथा है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसमें थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पूछा गया है, तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक रैखिक लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, जिन्हें गर्म करने पर बार बार नरम और कठोर किया जा सकता है। इन्हें बार बार रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सभी क्या है? ये थर्मोप्लास्टिक है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से एक परमाणुक अणु है। पहला विकल्प है ऑर्गन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है ओजोन। तो एक परमाणुक अणु पूछा गया है, तो वह है आर्गन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक परमाणुक अणु क्या होते हैं? एक अणु जो सिर्फ एक परमाणु से बना होता है और जिसमें कोई सहसंयोजक आबंध नहीं होता है, तो ये कहलाते हैं एक परमाणुक अणु। द्विपरमाणु क्या होते हैं? द्विपरमाणुक अणु ऐसे होते हैं जिनमें केवल दो परमाणु एक दूसरे से आबंधित होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये द्विपरमाणुक हैं। और ओजोन जो है त्रिपरमाणविक है, तो ये भी आपको याद रखना है। त्रिपरमाणविक अणु एक ही या विभिन्न रासायनिक तत्वों के 3 परमाणुओं से बने अणु होते हैं। तो ये ओजोन त्रिपरमाणविक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्विपरमाणुक हैं और आर्गन एक परमाणुक है। तो सब ये जो जानकारी है सभी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। पहला विकल्प है MgPO4, दूसरा है Mg2PO4 का होल थ्राइज, तीसरा है Mg3PO4 का होल ट्वाइज और चौथा है MgPO4 का होल ट्वाइज। तो इसमें पूछा गया है मैग्नीशियम फास्फेट का सूत्र, तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, Mg3PO4 का होल ट्वाइज। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। पहला है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है ऊर्ध्वपातन और चौथा है चालन। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है वह थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग मशीन भी उपलब्ध है अब, तो उसी के द्वारा जो गेहूं होते हैं उन्हें सूखे पौधों से अलग किया जाता है, गेहूं के दानों को। तो यह प्रक्रिया कहलाती है थ्रेसिंग। हस्तचयन क्या होता है?
जो और विकल्प लिखे हुए हैं, तो हस्त चयन वह होता है जैसे कि चावल है, दाल है, इनमें कोई कंकड़ मौजूद हैं या कोई अशुद्धि है जिन्हें आप हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं, तो वह हस्त चयन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ के ठोस और गैसीय चरणों के बीच रूपांतरण है जिसमें कोई मध्यवर्ती तरल अवस्था नहीं होती, यानी ठोस पदार्थ से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और चालन क्या है? चालन यानी कि छलनी का उपयोग करके छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने की विधि है, जैसे कि हम आटा को छानते हैं, तो यही कहलाता है चालन। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है? पहला है लिटमस, दूसरा है फिनोफ्थिलीन, तीसरा है मैथिल ऑरेंज और चौथा है मैथिल रेड। तो सूचक क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो सूचक ऐसे रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। तो इसमें प्राकृतिक सूचक पूछा गया है, तो लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो लिटमस होता है यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो ए विकल्प इसमें सही है। अम्लीय विलयन में लाल लिटमस जो होता है वह लाल ही रहता है, लेकिन जो नीला लिटमस होता है वह लाल हो जाता है, और क्षारीय विलयन में जो लाल लिटमस होता है वह नीला हो जाता है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? पहला है वन, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो इन्हें नवीकरणीय संसाधन के रूप में भी जाना जाता है, और ये वे है जो जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं, और इनमें कुछ असीमित हैं और मानवीय गतिविधियों से ये प्रभावित नहीं होते। तो इसमें अक्षय प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रकाश है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब वन है, मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, मानव इन्हें काट लेते हैं वनों को। कोयला है, यह भी मानव गतिविधियों से प्रभावित होता है, प्राकृतिक गैस भी, लेकिन सूर्य का प्रकाश मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सामग्री पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है? पहला है चार्ट, दूसरा है मॉडल, तीसरा है बुलेटिन बोर्ड और चौथा है विज्ञान क्लब। तो विज्ञान शिक्षण में पूछा गया है पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण, तो विज्ञान क्लब होगा। डी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, तीसरा है ब्रायोफाइटा और चौथा है एंजियोस्पर्म। तो R.H. विटेकर ने जीवित जीवों के लिए 5 जगत का वर्गीकरण दिया है। 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो जगत प्लांटी है इसमें सभी पादप शामिल हैं। ये यूकैरियोटिक और बहुकोशिकी और स्वपोषी जीव हैं। पादप कोशिका में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो जो जगत प्लांटी है यानी जो पादप जगत है उसे 5 उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इसमें पूछा गया है कि पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, तो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं होते। पादप काय में जड़ जैसी, तना जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइटा स्थलीय पादप हैं, लेकिन इन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? पहला विकल्प है एड्स, दूसरा है कैंसर, तीसरा है कोरोना और चौथा है सामान्य जुकाम। तो असंक्रामक रोग पूछा गया है, तो असंक्रामक रोग ना तो जन्म के समय मौजूद होते हैं और ना ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये अंगों के अनुचित प्रकार्यों, हार्मोनी असंतुलन के कारण हो सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप,
गठिया, मधुमेह, गंडमाला, कैंसर, ये सभी असंक्रामक रोग हैं, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब संक्रामक रोग कौन से होते हैं? तो ये रोग किसी संक्रामक कर्मक जैसे कि जीवाणु, विषाणु आदि के कारण होते हैं। ये रोग संक्रामक या संचरित होते हैं और रोगग्रस्त व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क से फैल सकते हैं। तो ये आपको साथ में याद रखना है, संक्रामक और असंक्रामक दोनों ही रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? पहला है पूर्वावस्था 1, दूसरा है पूर्वावस्था 2, तीसरा है पूर्वावस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण होता है पूर्वावस्था 1 में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जीवाश्मी ईंधन है। पहला है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, दूसरा है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, तीसरा है ए व बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? तो ये वे हैं जिनका सीमित भंडारण है, एक बार भंडार समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीनीकृत या पुनः पूर्ति में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये आपको याद रखना है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं या नवीकरणीय स्रोत? तो ये वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, और मानव गतिविधियों से ये प्रभावित नहीं होते। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गंगा कार्य परियोजना चरण 1 का आरंभ हुआ। पहला है 1987 में, दूसरा है 1985 में, तीसरा है 1989 में और चौथा है 1984 में। तो गंगा कार्य योजना की शुरुआत 14 जनवरी 1985 को हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य स्थापित प्रदूषण से घरेलू वाहित मल और खतरनाक अपशिष्ट के दिक्परिवर्तन और उपचार के माध्यम से गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो चरण 1 की शुरुआत पूछी गई है, यानी कि गंगा कार्य परियोजना चरण 1 का आरंभ हुआ तो 1985 में हुआ, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और चरण 2 1993 में शुरू किया गया था। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा सहित 7 राज्य शामिल हैं। तो दोनों ही बातें याद रखनी है, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से जीवाणु से सूजाक रोग होता है? पहला विकल्प है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और चौथा है निसेरिया गोनेरियाई। तो सूजाक जो है एक यौन संचारित रोग है जो निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं? पहला है एपोक्राइन, दूसरा है मीरोक्राइन, तीसरा है होलोक्राइन और चौथा है एक्राइन। तो मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं? तो एपोक्राइन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एपोक्राइन ग्रंथियां स्तन ग्रंथियां हैं जो स्तन के दूध को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। मीरोक्राइन क्या है? तो मीरोक्राइन स्वेद ग्रंथियां पूरी त्वचा में पाई जाती हैं और जन्म से ही जल जैसा स्वेद उत्पन्न करती है, तो ये होती है मीरोक्राइन। होलोक्राइन क्या है? तो होलोक्राइन ग्रंथि पूर्ण कोशिका को विघटित करके अपने स्राव को स्रावित करती है, इसलिए पूरी कोशिका स्राव को स्रावित करने के लिए विघटित हो जाती है, जिसे सीबम कहा जाता है। और एक्राइन क्या है? तो एक्राइन ग्रंथियां हमारे अधिकांश शरीर पर होती हैं और ये सीधे हमारी त्वचा की सतह पर खुलती है, तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। पहला है रतौंधी, दूसरा है बेरीबेरी, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? पहला है पेकाइटिन,
दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा है डिप्लोटिन और चौथा है डाइकाइनेसिस। तो कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो वह है जाइगोटिन, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं और जुड़ाव की इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस यानी कि सूत्र युग्मन कहा जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो ये क्या है चिकित्सकीय सगर्भता समापन कानून? तो यह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कुछ गर्भ की समाप्ति और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए एक अनुबंध है। और चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई 1971 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? पहला है बंगलौर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है लखनऊ और चौथा है चेन्नई। तो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान लखनऊ में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है। पहला है गेहूं, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है मक्का और चौथा है सोयाबीन। तो मैंने आपको बताया है इसके पहले भी वीडियो में, रबी की जो फसलें होती हैं ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं और इनकी जो बुआई है, बुआई की शुरुआत हो जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक इनकी बुआई की जाती है और फसल जो है मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती है। इसमें गेहूं, आलू, चना, सरसों, जौ ये सब उगाया जाता है। तो रबी की फसल का उदाहरण है गेहूं, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? तो खरीफ की फसलों की बुआई जून से जुलाई यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की जब शुरुआत होती है तब इनकी बुआई की जाती है और सितंबर से अक्टूबर तक ये काट ली जाती हैं। इनके उदाहरण हैं चावल, मक्का, ज्वार, दालें। तो ये सभी खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। और जायद की फसलें क्या होती हैं? तो इन फसलों को गर्मी के मौसम में बोया जाता है जिसमें मुख्य रूप से सब्जियां शामिल हैं और कुछ फल भी इसमें उगाए जाते हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है और सब्जियों में लौकी है, तोरई है, करेला है। तो ये सब जायद की फसलों में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? पहला है मनोमिति विधि, दूसरा है कहानी विधि, तीसरा है प्रश्नावली विधि और चौथा है व्यक्ति इतिहास विधि। तो जी स्टैनली हॉल ने जो शिक्षण विधि लोकप्रिय बनाई वह है प्रश्नावली विधि। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मनोमिति विधि क्या है इन सब के बारे में भी जान लीजिए। तो मनोमिति विधि शिक्षण विधि नहीं है, इसका उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है, ये कोई शिक्षण विधि नहीं है। कहानी विधि, तो इसमें प्राथमिक स्रोतों से रिकॉर्ड और आंकड़ों को एकत्र करना और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी का रिकॉर्ड बनाना शामिल है। व्यक्ति इतिहास विधि क्या है? तो इस विधि का उपयोग आमतौर पर किसी विषय को लंबी अवधि में विस्तृत रूप से समझने के लिए किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है, इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। तो पूछा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। पहला विकल्प है आवधिक पहलू, दूसरा है निरंतरता, तीसरा है सर्वतोमुखी विकास और चौथा है यह सभी। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे के विकास से संबंधित विद्यालय की गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो इसकी विशेषता पूछी गई है, तो इसकी विशेषता आवधिक पहलू भी है, निरंतरता भी है, सर्वतोमुखी विकास भी है, यानी कि यह सभी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? पहला विकल्प है महंगी सामग्री, दूसरा है प्रेरणा व रोचकता, तीसरा है पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी और चौथा है सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। तो शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है महंगी सामग्री, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? पहला है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी बाल्टी को उठाना, दूसरा है किसी व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों से
मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना। तीसरा है किसी व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना। और चौथा है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना। तो पेशी बल जो है एक प्रकार का संपर्क बल है। जब किसी वस्तु पर हाथ, टांगों जैसी पेशियों का उपयोग करके बल लगाया जाता है तो उसे पेशी बल कहते हैं। तो पहले में पेशी बल का उपयोग हो रहा है, दूसरे में भी हो रहा है। तीसरे में लिखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी पर चलकर रुक जाना। तो यही पेशी बल का उदाहरण नहीं है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल पूछा गया है, तो जितना समय लेता है तो उस समय में दोलनों की संख्या से भाग दे दीजिए, यानी कि 40 में 20 से भाग दे दीजिए, 2 सेकंड आवर्तकाल निकल कर आ जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा। पहला विकल्प है संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाता है, दूसरा है विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाता है, तीसरा है चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाता है और चौथा है गर्म नहीं होगा। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन जो है ठोस माध्यम में ऊष्मा के स्थानांतरण की परिघटना है, तो चम्मच जो है ठोस है तो इसमें चालन प्रक्रिया द्वारा ही ये गर्म होगी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। और जो संवहन है, संवहन द्रव माध्यम में ऊष्मा के स्थानांतरण की परिघटना है और विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण की परिघटना है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब आपको याद रख। अगला प्रश्न दिया गया है, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। पहला है सीधा वास्तविक तथा साइज में वस्तु से छोटा, दूसरा है सीधा वास्तविक तथा साइज में वस्तु से बड़ा, तीसरा है सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा और चौथा है सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से बड़ा। तो मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल दर्पण और इसे अपसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व के लिए सही कथन है। पहला है प्रबलता अधिक तारत्व अधिक, दूसरा है प्रबलता अधिक तारत्व कम, तीसरा है प्रबलता कम तारत्व कम और चौथा है प्रबलता कम तारत्व अधिक। तो शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारत्व के लिए जो सही कथन है वह है प्रबलता अधिक और तारत्व कम। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करती है। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। पहला विकल्प है विद्युत बल्ब, दूसरा है विद्युत फ्यूज, तीसरा है विद्युत घंटी और चौथा है विद्युत इस्त्री। तो इसमें पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित, तो वह है विद्युत घंटी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? पहला विकल्प है शनि, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल और चौथा है बृहस्पति। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से सबसे निकट है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है, तो वह है शनि। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है और यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल से भी कम है। तो इसीलिए इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। तो साइंस के सभी प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
और इसके पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।